हे माय डियर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोयल सर की केमिस्ट्री में। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मेटल कार्बोनाइल्स और सिनर्जिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हमें सबसे पहले अगर जानना है तो हमें समझना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए बेटा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। लेकिन इन दोनों में से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इसलिए कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करना चाहता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। इलेक्ट्रॉन डोनर को बेटा हम कहते हैं लिगेंड। तो यहां पर ये हमारा हो गया एक लिगेंड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड है। आईयूपीएसी नेमिंग में इसको कार्बोनाइल कहा जाता है, कार्बोनाइल। इसीलिए इससे बने हुए कंपाउंड्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। बात समझ में आई? अगर हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो 3 होती है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। इसके पास एक लोन पेयर डोनेट करने के लिए होता है, इसीलिए ये मोनोडेंटेड होता है। ये मोनोडेंटेड होता है, मतलब इसकी जो डोनेट करने की, लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। जब भी कोई एक लोन पेयर डोनेट करता है उसे ही हम मोनोडेंटेड कहते हैं। तो यहां पर तीसरी बात, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए यह न्यूट्रल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड जो होती है वो न्यूट्रल लिगेंड होती है। बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होता है और वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। इसके अलावा इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है। उसे समझने के लिए पहले हम समझेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय एमओटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय एमओटी। सर ये एमओटी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो हम एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए बनाएंगे। फिलहाल हम एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। यहां पर ट्विस्ट है, देखिए यहां पर ट्विस्ट है। यहां पर सिग्मा स्टार 2s आना चाहिए लेकिन नहीं आता है, यहां आता है सिग्मा 2pz2। उसके बाद आती है पाई ऑर्बिटल, पाई 2px2, पाई 2py2। उसके बाद लास्ट में यहां पे लास्ट ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s2। वो सिग्मा स्टार जो हमने यहां छोड़ दिया है वो एग्जैक्टली आगे चला गया है। और उसके बाद आता है हमारा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये 2 ऑर्बिटल बिल्कुल वेकेंट है, खाली है। ये ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो जाती है लेविस एसिड कैरेक्टर। तो व्हाट इज लेविस एसिड कैरेक्टर? लेविस एसिड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। लेविस एसिड्स क्या होती हैं? देखिए, जब भी कभी किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जो है वो लेविस एसिड की तरह काम करने लगता है। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल कहां से आया इसके पास? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए यहां ध्यान से, ये वेकेंट ऑर्बिटल है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसे हम अलग सेपरेट पढ़ाएंगे आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए आप इसे समझिए कि ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यहां पर वेकेंट है। और जब भी कोई भी किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से वहां पर कैरेक्टर डिसाइड होता है लेविस एसिड कैरेक्टर। क्योंकि लेविस एसिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
लेविस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। लेविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन को हमें एक्सेप्ट करना होता है, जिस भी चीज को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करनी है उसके पास अपने पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए जो जगह डिसाइड होती है, जो घर होता है, हाउस ऑफ द और इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। किसी मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होते हैं, किसी एटम और आयन के पास एटॉमिक ऑर्बिटल खाली होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बोले तो s p d f, इस तरह के ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके पास क्या होते हैं? कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इस वजह से इसके पास लेविस एसिड कैरेक्टर होता है। लेविस एसिड कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? लेविस एसिड कैरेक्टर होता है। अब देखिए क्या होता है, जब मेटल एटम क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरह से जुड़ती है। अब मेटल के पास यहां पर होती हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, ये डी ऑर्बिटल है, इसके पास यहां पर डी ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो जब भी कभी कहीं पर वेकेंट ऑर्बिटल और भरे हुए ऑर्बिटल पास होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम होता है। क्या होता है यहां पर? इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम। इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर एक नया बॉन्ड बन जाता है। अब देखो यहां पर कितने बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड तो यहां पर पहले से बना हुआ है। ये जो बॉन्ड एरो वाला मैंने दिखाया है, ये है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक्सेप्ट किया। ये एक नया इलेक्ट्रॉन आपके पास बन गया है, ये एक नया इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल गया है, इसको एक नया इलेक्ट्रॉन मिल गया है। ये जो नया इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल गया है बच्चों, ये एक नया बॉन्ड बन गया है। जब भी दो इस तरह की साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। और यहां मेटल और लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है, इसी को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? इसी को सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पाई बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल। मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जो सेकंड बॉन्ड बना है, अब इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होने लगता है, मेटल और कार्बन के बीच में यहां पर सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मतलब ये बॉन्ड, अब इसका पहले से बॉन्ड ऑर्डर, अगर इसने इसको नहीं जोड़ा था, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3, पहले था 3। अब ये जब ये सिनर्जिक बॉन्ड बन गया, तो सिनर्जिक बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो गया, मतलब लेस देन 3 से कम हो जाता है। सिनर्जिक बॉन्ड क्या करता है, मेटल और कार्बन के बीच में तो पाई बॉन्ड बना लेता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर होते हैं डिक्रीज। अब इसी वजह से क्या होता है, देखो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड की लेंथ, किसी भी बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। बॉन्ड ऑर्डर जब ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होने लगती है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लियर है या नहीं है? तो बॉन्ड लेंथ, अब बताओ अगर मेटल और कार्बन के बीच में सिनर्जिक बॉन्ड बन जाए, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी,
बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। उसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहां पहले से बॉन्ड ऑर्डर 3 था, लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बताओ बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो ड्यू टू द सिनर्जिक बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होते हैं और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो ये हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ड्यू टू द synergic bond between carbon oxygen bond order decrease and bond length increase। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। अब यहां पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए कभी कभी क्या होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, मेटल पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल भी हो सकती है, और मेटल पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। कार्बोनाइल्स के केस में ही ऐसा पॉसिबल है कि मेटल पर जीरो और नेगेटिव चार्ज हो। तो मेटल पर जीरो और नेगेटिव चार्ज कब होता है, मेटल पर जीरो और नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल के केस में होता है। कार्बोनाइल्स के साथ जब मेटल जुड़ती है तो मे भी पॉसिबल है जीरो और नेगेटिव चार्ज हो, अदरवाइज मेटल जनरली क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज रखना चाहती है। तो देखिए अगर मेटल पे जीरो या नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल क्या चाहेगी, अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगी। मतलब यहां पर मेटल के पास जब पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल के पास जब जीरो चार्ज होगा, मेटल के पास जब नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा सिनर्जिक बॉन्ड बनाने की, क्यों कि सिनर्जिक बॉन्ड में क्या होता है, वो अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट कर देता है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा सिनर्जिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सिनर्जिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्डर है ये। मतलब सिनर्जिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होती है बोलेंगे तो मेटल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है। और जब सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग होने लगेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लगेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि जब मेटल पर नेगेटिव चार्ज हो, सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेटल का सिनर्जिक बॉन्ड ये नेगेटिव वाला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाली है, इसने इसके साथ क्या किया, एक बॉन्ड बनाया, और ये नेगेटिव चार्ज ने इसके साथ क्या किया, एक सिनर्जिक बॉन्ड बनाया। तो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। तो दो अलग अलग बॉन्ड है यहां पर, एक बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि इन दोनों की बात की जा रही है या इन दोनों की बात की जा रही है। सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। ये बात समझ। और सिनर्जिक बॉन्ड एक टाइप का पाई बॉन्ड है मेटल एटम और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कार्बन मोनोऑक्साइड के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, और कुछ नहीं होता है ये। चलिए इसके बाद आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है NiCO4। ये काफी पूछे जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इस पर चार्ज होता है जीरो, इस पर चार्ज होता है जीरो, और यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, x इसको मान लेते हैं, तो x
प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो जनरली ये जो x आया है ये निकल मेटल के ऊपर चार्ज है। ऐसा अक्सर तभी देखने को मिलता है जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल है उन पर कभी कभी चार्ज क्या होती है 0 आती है। उसी तरह से देखिए एक और कंपाउंड है हमारे पास FeCO5, ये एक कंपाउंड है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 0 आएगी। एक और कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर है CrCO6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 आएगी। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड है MnCO5, इस तरह से दिया गया है और यहां नेगेटिव चार्ज लिखा गया है। इस बार कैलकुलेट कीजिए, देखिए ये x है, इसको 0 लीजिए, तो ये x प्लस 5 इंटू 0 बराबर -1, तो x का वैल्यू कितना आया -1। जनरली क्या होता है कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, लेकिन कार्बोनाइल्स के केस में मे बी पॉसिबल है, कभी कभी ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पर आपको नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहां मेटल 0 या नेगेटिव चार्ज देती है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हम इसे दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक होते हैं मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर वाले कौन होते हैं? जिनके पास सिर्फ सिंगल मेटल हो, ओनली 1 CMA। CMA बोले तो क्या? सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर NiCO4, FeCO5, CrCO6। इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ही मेटल है। लिगेंड कितने भी होने दीजिए, मेटल सिंगल है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये मोनोन्यूक्लियर की कैटेगरी है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल, हम उन्हें बोलेंगे जिनमें मोर देन वन CMA हो, मतलब मोर देन 1 CMA, एक से ज्यादा अगर हमारे पास CMA है। फॉर एग्जांपल NCERT में देखिए ये एग्जांपल दिए गए हैं Mn2CO10। क्या इसके अंदर मैग्नीज 2 बार है? क्या मैग्नीज 2 बार है तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड 10 बार यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। Mn दोनों मैग्नीज जुड़े हुए होते हैं। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, 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 जो कि क्या कर रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। यहां पर भी ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हम बना देंगे 5 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ईच कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आपको यहां पे दिखाई देती है। तो 5 इधर जुड़ी हुई है, 5 इधर जुड़ी हुई है। अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत और रोचक बात यहां पे बताते हैं कि ये जो बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में बना हुआ है, दिस बॉन्ड इज अ डेल्टा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? डेल्टा बॉन्ड। और ये डेल्टा बॉन्ड क्या होता है सर, इसके बारे में चर्चा आपको किसी और लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि यहां पर इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बॉन्ड जो कौन सा बॉन्ड है, मेटल और मेटल के बीच में यहां जो बॉन्ड बन रहा है ये एक डेल्टा बॉन्ड है, जिसके बारे में हम किसी और लेक्चर में आपको समझाएंगे कि व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये जो कंपाउंड है ये क्या है? यहाँ पे 2 मैग्नीज यूज हुए हैं, तो ये है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। उसी तरह से देखिए अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे सामने CO2CO8। ये भी देखिए इसके अंदर भी 2 का कोबाल्ट है। यहां पे देखिए, अच्छा इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, CO छोटा और CO बड़ा, यहां 2, ये है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों में फर्क है बेटा, ये छोटा O है, ये बड़ा O है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर बात समझ में आई? तो ये स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर आप NCERT से ड्रॉ करेंगे, ये आपको होमवर्क दे देते हैं आपके लिए। तो चलिए, और इसके अलावा क्या जानना चाहिए? देखिए इनकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं।
इनकी नेमिंग, तो नेमिंग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये कंपाउंड है NiCO4, देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गई। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। अब IUPAC नेमिंग में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर भी चार्ज इस पे 0 चल रहा है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितनी बार लिगेंड है? 4 बार, तो टेट्रा कार्बोनाइल, इसको कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां पर कार्बोनाइल कहते हैं, तो टेट्रा कार्बोनाइल। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है और यहां पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के नाम में मेटल के नाम को बदलते नहीं है, इसको लिखेंगे निकिल, निकलेट नहीं करना इसे निकिल रखेंगे और इस तरह से 0 लिख देंगे। तो दिस इज द वे टू राइट डाउन द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कार्बोनाइल कंपाउंड। वहीं पर देखिए अगर हमें इसका नाम लिखना है FeCO5, तो ये भी न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पेंटा कार्बोनाइल। ध्यान रखें यहां पे स्पेस नहीं छोड़ना है। पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ना फेरस ना फेरिक, क्योंकि फेरस और फेरिक +2 या +3 होता है, यहां पर फेरस या फेरिक नहीं लिखना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और फिर लिखेंगे 0। फेरस और फेरिक तब होता है जब फेरस आयरन जो है +2 स्टेट में हो और आयरन जो है +3 स्टेट में हो, तो फेरिक हो जाता है। लेकिन यहां ये न्यूट्रल स्टेट में है, इसलिए इसके आगे फेरस फेरिक नहीं लगाना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगर हम नाम लिखना चाहें इस कंपाउंड का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिख देंगे यहां पर, देखिए ये है ऑक्टा कार्बोनाइल, ऑक्टा कार्बोनाइल, और ये 2 बार है तो इसको लिख देंगे डाई कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 चल ही रही है। इस तरह से इसका नाम लिख देंगे, तो ये नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। इस तरह से हमें आना चाहिए अच्छे से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके बारे में मैंने अभी आपको कहा था कि इसके पास क्या होती है? वेकेंट ऑर्बिटल होती है, और इसी वजह से इसे लेविस एसिड कहते हैं, और इसी वजह से इसे पाई एसिड लिगेंड भी कहा जाता है। पाई एसिड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ये डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। तो ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करें, और एक्सेप्ट भी करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करें और एक्सेप्ट भी करें। ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? इसे लिगेंड को हम कहते हैं पाई एसिड लिगेंड। तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड भी है, ये एक पाई एसिड लिगेंड भी है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड भी है, ये तीनों भी है। बात समझ में आई? मोनोडेंटेड लिगेंड भी है। तो इस तरह से हम कार्बोनाइल्स के बारे में काफी सारी हम बातें कर सकते हैं कार्बोनाइल्स के से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप चर्चा करते हैं यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए NOCO4 का हाइब्रिडाइजेशन, या पूछा जाए FeCO5 का, या CrCO6 का हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहली बात देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर ये पेयरिंग करता है, और इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये sp3 आएगा, ये DsP2 आएगा, और ये D2sp3 आएगा, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए कि sp3 होता है, ये D देखिए अंदर वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करके अंदर वाला D मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। मतलब ये जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की इसके पास टेंडेंसी है। इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, 0 0 0, इसीलिए ये सबके सब डायमैग्नेटिक हैं।
ये सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं, ये सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये तीनों भी डायमैग्नेटिक हैं, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। ये टेट्राहेड्रल होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल होगा और ये ऑक्टाहेड्रल होगा। यहां पर ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर पिरामिडल है और ये ऑक्टाहेड्रल है। फिर से सुन लीजिए, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर पिरामिडल है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं। ध्यान में रखिए, इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसी वजह से सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है आंसर सेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डी मतलब बॉन्ड लेंथ, CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा है? तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कौन बढ़ाता है? सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। और सिनर्जिक बॉन्ड यहां पर देखिए, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है। वो बोल रहा है कि लॉन्गर देन दैट ऑफ फ्री मॉलिक्यूल, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। सिनर्जिक बॉन्ड से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाता है लेस देन 3। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। मतलब फॉलोइंग हैज डी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाएगी। मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है मेटल से। अमोनिया और फ्लोराइड आयन ऐसा नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, Which of the following species can act as a reducing agent? बेटा reducing agent का काम होता है, reducing agent वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं reducing agent। ये एक reducing agent हो सकता है। तो reducing agent का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इनमें से देखो क्या होता है, जिस किसी के पास, यहां पे देखेंगे इन सबका हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा EAN वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? EAN वैल्यू। जब आप EAN वैल्यू देखेंगे, अगर EAN वैल्यू लेस देन 36 आ जाए, लेस देन 36 आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर वो EAN वैल्यू ग्रेटर देन 36 आ रही है, ग्रेटर देन 36 आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसके केस में देखते हैं, देखिए इसका EAN कैसे कैलकुलेट होता है। मैग्नीज जो है उसका एटॉमिक नंबर है 25 और इसके पास 6 कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 6 कार्बन मोनोऑक्साइड ने दो लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सब मिला के हो गए 12। टोटल 25 पहले से थे और 12 मिलकर हो गए 37। ये हो जाएगा बेटा इसका EAN नंबर। क्या ये 36 से ज्यादा है? बिल्कुल ये 36 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसे करना है अपना EAN वैल्यू 36। क्यों करना है? ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके। तो आंसर होना चाहिए सेकंड। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया, इसमें क्या है, FeCO5 द आयरन कार्बन। आयरन कार्बन बोल रहा है मतलब मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात कर रहा है। प्रोसेसेस, क्या प्रोसेस करता है? देखो, मेटल जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा होता है और इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको पाई कैरेक्टर मिल जाता है तो उसके पास पाई कैरेक्टर भी होता है, मतलब सिनर्जिक बॉन्ड पाई वाला होता है। तो यहाँ पर बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर इसके पास होते हैं। ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है वो सिग्मा कैरेक्टर दे रहा है और सिनर्जिक बॉन्ड जो है उसको पाई कैरेक्टर दे रहा है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड ऑर्डर इज हाईएस्ट। बॉन्ड ऑर्डर किस में हाईएस्ट है? इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है? किसके बीच का पूछा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। जब सिनर्जिक बॉन्ड होता है बेटा स्ट्रॉन्ग, सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉन्ड ऑर्डर इधर कम हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ये बढ़ता है, ये कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज, मेटल के अंदर न्यूट्रल चार्ज, मेटल के अंदर नेगेटिव चार्ज, इसे दिमाग में रखिए। पॉजिटिव चार्ज वाला सिनर्जिक बॉन्ड वीक होता है, नेगेटिव चार्ज वाला सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये सिनर्जिक बॉन्ड की ऑर्डर है। सिनर्जिक बॉन्ड ज्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगती है। तो सिनर्जिक बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का ऑर्डर पूछा गया है, कार्बन का ऑर्डर पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट
कब होगा कार्बन के अंदर? जब मेटल पर होगी पॉजिटिव चार्ज। आई समझ में बात? तो आंसर होना चाहिए सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब होगा? जब सिनर्जिक बॉन्ड वीक होगा। सिनर्जिक बॉन्ड वीक होगा, सिनर्जिक बॉन्ड कम होगा। और सिनर्जिक बॉन्ड कम कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल पे वो बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज पे और ज्यादा होता है। सिनर्जिक बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए कम होता है, तो सिनर्जिक बॉन्ड कम रखना है। इनमें पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्ड कम होता है और स्ट्रांग हो जाती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अब आगे, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गोयल सर की केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आप और कौन कौन से टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं। पी ब्लॉक की काफी सारी डिमांड आ रही है, तो आगे हम आपको पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कई सारे चैप्टर, जितने भी केमिस्ट्री में चैप्टर है, सबका कुछ ना कुछ छोटा छोटा आपको रिवीजन जरूर करवाएंगे। देखते रहिए गोयल सर की केमिस्ट्री और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में दोबारा।